हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे गेट्स के बारे में। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस। तो क्या होता है गेट्स? द क्रिएशन ऑफ गेट्स वाज वन ऑफ द लैंडमार्क अचीवमेंट ऑफ द उर्गे राउंड्स whose result entered into force in जनवरी 1995। तो जो गेट्स एग्रीमेंट था WTO का, इसको भी इन्फोर्स किया गया था जनवरी 1995 में ही। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि गेट्स को इतना ज़्यादा अच्छा अचीवमेंट क्यों माना गया है। The Gates was inspired by essentially the same objective of counterpart in the mercantile trade, the General Agreement on Tariff and Trade। तो यहाँ पे जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड को इसलिए बनाया गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा मर्केंडाइज को ट्रेड किया जा सके, और जो टेरिफ रेट कुछ कंट्रीज़ के बहुत ज़्यादा थे, जिसकी वजह से गुड्स के ट्रेड को एक अच्छा बैकअप नहीं मिल रहा था, लोग ट्रेड नहीं करना चाहते थे। तो उसको ख़त्म करने के लिए कि टेरिफ रेट्स कम कर दिए जाएं, या फिर कुछ जगहों पे तो ख़त्म ही कर दिए गए थे, इसलिए मेंबर कंट्रीज़ के लिए WTO ने गेट्स एग्रीमेंट डिज़ाइन किया, क्रिएटिंग अ क्रेडिबल एंड रिलायबल सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड रूल। तो ये एक तरीके का एक अच्छा और एक रिलायबल सिस्टम बनाया गया था, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जिसमें ढेर सारे थे, जो कि हमारे इंटरनेशनल ट्रेड को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए ये गेट एग्रीमेंट बनाया गया था। इंश्योरिंग फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल पार्टिसिपेंट्स, stimulating economic activities through guarantee policy binding and promoting trade and development through progressive liberalization। तो जैसा कि आप जानते हो कि WTO के जो भी मेंबर्स थे, उसमें सारी ही कंट्री डेवलप कंट्री तो थी नहीं। हर एक टाइप की कंट्री हुआ करती थी, डेवलपिंग भी थी, डेवलप्ड भी थी, और अंडर डेवलप भी थी, और कुछ ऐसी कंट्री भी थी जो बहुत ज़्यादा गरीब थी। ठीक है। तो WTO चाहता था कि इस एग्रीमेंट के थ्रू जितनी भी कंट्रीज हैं, किसी में डिस्क्रिमिनेशन ना हो, मतलब किसी के लिए पॉलिसी डिफरेंट ना हो और सभी आगे बढ़ें, ताकि एक एक मतलब ये एग्रीमेंट बनाया ही इसलिए गया था कि सबको एक निगाह से देखा जाए, और सारी जो कंट्रीज़ थी वो एक रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सब ट्रेड करें और सब ग्रो करें। तो ये ऑब्जेक्टिव था इसका। और जो लिबराइजेशन जो चल रहा था उस समय, जहाँ पे लाइसेंसिंग थी, उसको भी हटाया गया। ठीक है। ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिंग हो सके, और सारी कंट्रीज़ जो भी डेवलपिंग भी हैं, या फिर ऐसी कंट्रीज़ जो बहुत पुअर हैं, वो भी वर्ल्ड ट्रेड के थ्रू वो ग्रो कर सकें। While service currently account for over two-third of the global production and employment। ऐसा क्यों? क्योंकि जो सर्विस था, सर्विस इंडस्ट्री, वो 2/3 तरीके से, मतलब पूरे ग्लोबली राज कर रहा था। मतलब 2/3 अगर आप प्रोडक्शन देखिए तो वो सर्विस ही था जो प्रोड्यूस करता था एम्प्लॉयमेंट को। मतलब लोग नौकरी में जो जाते थे, वो सर्विस सेक्टर में ही ज़्यादा जाते थे। तो ट्रेड बढ़ाने से ये फ़ायदा होता कि ये चीज़ें और बढ़ती। They represent no more than 25% of total trade and measured on the balance of payment basis। तो अगर देखा जाए ओवरऑल तो 25% ऑफ टोटल ट्रेड सर्विस ही था। तो उसको ग्रो कराने के लिए और बैलेंस ऑफ पेमेंट को सही करने के लिए ये एग्रीमेंट बनाया गया, जिसे हम गैट कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं। Furthermore, even though services are increasingly traded in their own rights, they also serve as crucial input into the production of goods, and consequently, when assesses in the value added them, service accounts for about 50% of वर्ल्ड ट्रेड। तो इसमें क्या बता रहे हैं कि सर्विस जो है
एक तरीके से अपना इसका खुद का राइट होता है। आप किसी को सर्विस देते हो तो उस पर आपका खुद का राइट्स होता है, और एक ये क्रूशियल इनपुट होता है जो कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स को सहारा देता है। ठीक है, बिना सर्विस के आप गुड्स तो प्रोड्यूस कर ही नहीं सकते। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये था कि सर्विस जो था उसमें और ज़्यादा वैल्यू ऐड करना था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को, कि और ज़्यादा सर्विस सबका बेहतर बन सके और बिजनेस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सके। Service are covered. The gates applied in the principle to all service sector with two exception. तो गेट्स प्रिंसिपल जो है, गेट्स एग्रीमेंट जो है वो सारे सर्विसेज में एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो दो एक्सेप्शंस हैं, उसको पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। Article 1(3) of the Gates included service supplied in the exercise of governmental authorities. These are the services that are supplied neither on a commercial basis nor in the competitive with the other suppliers. Cases in the point are social security schemes and any other public services such as health or education दैट इज़ प्रोवाइडेड एट द नॉन मार्केट कंडीशन। तो ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड नहीं की गई थी क्योंकि ये सब सोशल सर्विस में आता है। ठीक है, क्योंकि आप गवर्नमेंट को कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो आप उसमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं ले रहे हो। ठीक है, गवर्नमेंट अगर आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो उसमें ज़्यादा प्रॉफिट गवर्नमेंट नहीं लेता। तो इसको इसमें ये चीज़ एक्सेप्शंस थी, बाकी सारे सर्विसेज इसमें इंक्लूड थी। Furthermore, the annex of air transport service exempt from the converge merge affecting the air traffic rights and service directly related to the exercise of such rights। तो पहला तो ये आपका गवर्नमेंट वाला सर्विस हो गया, गवर्नमेंट अथॉरिटी को जो सर्विस देते थे उसको हटा दिया गया था ये गेट से। और दूसरा जो एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस था उसको हटा दिया गया था। क्यों? क्योंकि एयर ट्रांसपोर्ट का अलग से इनका अलग से मतलब एक्ट है जिसमें हम लोग ट्रैफिक राइट्स एंड सर्विस को डायरेक्टली वो उसको एक तरीके से गवर्न करता है, तो इसको इसमें से हटा दिया गया था। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि गेट्स में कौन कौन से सर्विस को एग्जम्पशंस मिला है। तो आपको याद होना चाहिए बढ़िया से कि एक गवर्नमेंट अथॉरिटी वाली सर्विसेज को और एक दूसरा एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज को गेट्स में हम कंसिडर नहीं करते। उसके अलावा जितनी भी चीज़ें आती हैं वो गेट्स एग्रीमेंट में कंसिडर होती हैं। नेक्स्ट आते हैं 4 मॉडल ऑफ सप्लाइंग सर्विसेज। कौन कौन से 4 मॉडल हैं जो पूरे सर्विसेज के सप्लाई को कवर करते हैं। पहला है, स्टार्ट करते हैं, द गेट्स डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द 4 मोड्स ऑफ सप्लाइंग सर्विसेज: क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, कंजप्शन अब्रॉड, कमर्शियल प्रेजेंस एंड द प्रेजेंस ऑफ नेचुरल पर्सन। मतलब 4 तरीके से सर्विसेज को बांटा गया था। इसको समझते हैं ध्यान से, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका नोट्स बढ़िया से बना लीजिएगा। बाकी हम लोग कोशिश तो करते हैं कि आपको जो भी वीडियोस हमारे चैनल पे आप देखोगे उसमें प्रॉपर नोट्स पूरा कंप्लीट रहता है। अगर आप पूरा कंप्लीट कॉपी पेस्ट भी कर लेते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, पूरा आप लर्न कर सकते हैं। बहुत ही डिटेल नोट्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्रॉस बॉर्डर सप्लाई इज डिफाइंड टू कवर सर्विस फ्लो फ्रॉम द टेरिटरी ऑफ वन मेंबर इनटू द टेरिटरी ऑफ अनदर मेंबर। तो यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर का मतलब क्या हुआ कि आप बॉर्डर क्रॉस करके सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ें इसमें आएंगी। जैसे क्या क्या चीज़ें हो गई, बैंकिंग सर्विस हो गया, हाँ, आर्किटेक्चर सर्विस हो गया, टेली कम्युनिकेशन सर्विस हो गया। मतलब इसके थ्रू जो भी आप सर्विसेज कर रहे हैं वो सब आपका क्रॉस बॉर्डर सर्विस आएगा। मतलब आप बैंकिंग सर्विस आप फ़ोन के थ्रू दूसरे कंट्रीज़ में सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब सर्विसेज आपकी क्रॉस बॉर्डर सर्विसेज में आएंगी। तो इसका भी एक मेजर रोल है क्योंकि आप देखोगे बहुत सारे बैंक्स हैं जो कि दूसरी दूसरी कंट्रीज़ में जाके वर्क करते हैं, उनके अलग अलग जगह ब्रांचेस हैं। तो गेट से इनको बहुत ज़्यादा सहारा मिला। नेक्स्ट आते हैं, कंजप्शन अब्रॉड रिफर्स टू द सिचुएशन वेयर सर्विस कंज्यूमर मूव इनटू अनदर मेंबर टेरिटरी टू ऑब्टेन अ सर्विस। तो देखिए क्रॉस बॉर्डर सप्लाई में क्या होता है, वहाँ पे हम लोग ईमेल का यूज़ करते हैं, टेलीफोन कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये सब सर्विस हम लोग बॉर्डर को क्रॉस नहीं करते। हम लोग मतलब एक तरीके से इंटरनेट के थ्रू या फिर टेली कम्युनिकेशन के थ्रू, ईमेल के थ्रू हम ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। लेकिन
कंजप्शन अब्रॉड जो सर्विस है, हमारा जो दूसरा सिचुएशन है, इसमें क्या होता है, एक मेंबर दूसरे टेरिटरी में जाके सर्विस प्रोवाइड करता है। तो इसका एग्जांपल क्या हो गया, टूरिस्ट और पेशेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप सर्विस कैसे लोगे, आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाओगे। ठीक है, कोई टूरिस्ट है घूमने गया तो वो उस कंट्री का सर्विस ले रहा है, तो वो आपका इसमें आएगा सेकंड वाले पॉइंट में। कोई पेशेंट गया हॉस्पिटलाइज हो गया, दूसरे कंट्री में हॉस्पिटलाइज हो गया, वहाँ की सर्विसेज ले रहा है, तो वो आपका सेकंड वाले में आएगा। नेक्स्ट आते हैं, कमर्शियल प्रेजेंस इम्प्लाइज दैट द सर्विस सप्लायर्स of one member establishing a territory presence including through the ownership to lease of the premises in another member territory to provide service। तो यहाँ पे अब क्या है कि आप सर्विस प्रोवाइड करने के लिए दूसरी कंट्री में जा रहे हो और वहाँ पे लीज पे कोई प्रॉपर्टी ले रहे हो या फिर कोई प्रॉपर्टी खरीद ले रहे हो दूसरी कंट्री में और वहाँ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। जैसे चेन्स ऑफ होटल हो गए, जैसे आप आईटीसी का आप होटल देख लो, आपको पूरे वर्ल्ड में मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे ऐसे होटल्स हैं, होटल के चेन्स हैं जो कि आपको अलग अलग कंट्री में मिलेंगे। ठीक है, तो ये सब आपका पार्ट हो गया कमर्शियल प्रेजेंस का। कमर्शियल प्रेजेंस में क्या होता है, हम अपना सर्विस उनकी कंट्री में जाके वहाँ पे खुद एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करके वहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग कमर्शियल प्रेजेंस कहते हैं। तो तीनों में बहुत ध्यान से समझिएगा। क्रॉस बॉर्डर में क्या होता है, हम अपने ही कंट्री में रहते हैं लेकिन टेली कम्युनिकेशन के थ्रू सर्विस प्रोवाइड करते हैं। कंजप्शन अब्रॉड में क्या होता है, कोई आदमी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाके सर्विस लेता है। ठीक है, जैसे टूरिस्ट हो गया और जैसे पेशेंट हो गया। और कमर्शियल प्रेजेंस में क्या होता है, एक कंट्री दूसरी कंट्री में जाके अपना खुद का एस्टेब्लिशमेंट लगाती है, जैसे होटल्स का चेन हो गया, और फिर वहाँ पे लोगों को सर्विस प्रोवाइड करती है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, प्रेजेंस ऑफ नेचुरल पर्सन कंसिस्ट ऑफ द पर्सन ऑफ वन मेंबर एंटरिंग द टेरिटरी ऑफ अनदर मेंबर टू सप्लाई द सर्विसेज, अकाउंटेंट, डॉक्टर, टीचर। तो तीसरा आपका हो गया प्रेजेंस ऑफ नेचुरल पर्सन। यहाँ पे एक आदमी, एक एम्प्लॉय, एक ह्यूमन कैपिटल दूसरी कंट्री में जाके वर्क करता है और वहाँ पे अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। जैसे कोई टीचर हो गया, कोई डॉक्टर हो गया, कोई अकाउंटेंट हो गया, वो इंडिया से जाके यूएसए में जाके वर्क कर रहा है, तो यूएसए में सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो ये इनका 4 टाइप था। तो 4 तरीके से आप देखोगे गेट्स में सारे सर्विसेज को बांटा गया है, जो कि डब्ल्यूटीओ का एग्रीमेंट है। नेक्स्ट आते हैं, द एनेक्स ऑन द मूवमेंट ऑफ द नेचुरल पर्सन स्पेसिफाइज हाउएवर द मेंबर रिमेन फ्री टू ऑपरेट मेजर रिगार्डिंग सिटीजनशिप, रेसिडेंस और एसेस टू द एम्प्लॉयमेंट मार्केट टू द परमानेंट बेसिस। तो इसमें ये था कि थोड़ा सा चैलेंजिंग था कि दूसरे कंट्री में जाके वहाँ का मेंबरशिप मिलना, फिर वहाँ पे आप जाके आप सर्विस प्रोवाइड करो। तो ये सब चीज़ों को गेट्स ने थोड़ा सा इजी बना दिया, ताकि कोई भी डॉक्टर है तो वो कहीं पे भी प्रैक्टिस कर सकता है। ठीक है, कोई भी टीचर है तो कहीं पे भी वो जाके जॉब कर सकता है, कहीं पे भी पढ़ा सकता है। तो ये सब चीज़ें गेट्स ने ईजी बना दी थी अपने एग्रीमेंट के थ्रू। It is necessary to introduce, apart from the traditional concept to the cross-border trade, 3 additional mode of supply. The supply of mainly services often involves the simultaneous physical presence of both producer and consumer. These are thus many instances in which, in order to commercially meaningful trade commitments must extend to the cross-border movement of the consumer, the establishment of the commercial presence within a market, or to temporary movement of the service provider। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, ये सब बहुत ज़रूरी था। क्यों? क्योंकि जो ट्रेडिशनल तरीके से जो हमारे ट्रेड चल रहे थे वो सही नहीं चल रहे थे। जो हमारे क्रॉस जो कमिटमेंट्स हुआ करते थे बिजनेस के, उस चीज़ों को हम पूरा नहीं कर पा रहे थे। जो एक प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में एक फिज़िकल प्रेजेंस होता है और एक जो कमिटमेंट होता है कि हाँ ये हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, अगर आपको कोई दिक्कत है तो उसको हम लोग आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे उसके बदले। तो ये सब चीज़ें हो नहीं पा रही थी, इसीलिए गेट्स एग्रीमेंट के थ्रू ये सब चीज़ें पॉसिबल कराई गई, ताकि ट्रेड और इफ़ेक्टिव हो जाए। जो कंट्री बाहर जाके दूसरी कंट्री में वर्क कर रही है उसको वर्क करने में ईजी हो जाए। तो गेट्स एग्रीमेंट ने इस पर भी बहुत ध्यान दिया। थैंक यू स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।